हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर अंकिता वर्मा और एक बार फिर स्वागत करती हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। आप सभी के एग्जाम अब आ गए हैं बहुत पास। आप लोग होंगे बहुत नर्वस कि क्या पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन पढ़ें, कौन से क्वेश्चन छोड़ें, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या हमें छोड़ के जाना है। तो बिल्कुल आप मत होइए परेशान, हम सब आपके साथ हैं। तो मैं आपकी बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंकिता वर्मा आज जो आपके पीटी एग्जाम्स में आने वाला है बायोलॉजी में पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लाई हूँ। तो आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन से चैप्टर के? लाइफ प्रोसेस के। लाइफ प्रोसेस चैप्टर आपके बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है जो आपके स्कूल एग्जाम में आने वाला है। तो आज हम करने वाले हैं उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व और बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व। इस सेशन के बाद मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ आपकी हो जाएगी 100% तैयारी। किसकी? आपके स्कूल एग्जाम की। तो जल्दी से स्टार्ट करिए मेरे साथ। उठाइए अपना रजिस्टर, पेन, पेंसिल, जो भी आपको लेना है, टिक भी करते जाइए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा कि आंसर्स आपको कैसे फ्रेम करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों, हमारी क्वेश्चन की सीरीज शुरू हो चुकी है और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। क्यों डिफ्यूजन इनसफिशिएंट है? जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है वो क्यों इनसफिशिएंट है? उसके किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। अगर हमारी बॉडी में क्या करना है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, तो क्या डिफ्यूजन प्रोसेस वो प्रोसेस कंप्लीट करा सकता है? बिल्कुल नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? तो पहले मैं कंसेप्ट समझा देती हूँ। इसलिए क्योंकि हम हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का मतलब है हमारे अंदर बहुत सारी इनन्यूमरेबल सेल्स हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन को अपने अंदर ट्रांसपोर्ट कराना चाहेंगे तो टो से लेकर हेड तक ऑक्सीजन पहुंचने में ही सालों लग जाएगा। ठीक है, और हम इतना वेट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो हमारे लिए डिफ्यूजन प्रोसेस, हम जैसे ऑर्गेनिजम्स जो कि मल्टी सेलुलर की कैटेगरी में आते हैं, हमारे लिए डिफ्यूजन प्रोसेस बिल्कुल इनसफिशिएंट है। अब इसको आप लिखोगे कैसे, कैसे फ्रेम करोगे? इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स only the cells present in the surface layer are in direct contact with the surrounding environment. The other cells and the internal organs are not in direct contact with the surrounding environment. Obviously, हम multicellular हैं तो हमारी सारी cells environment के contact में कहाँ रहती हैं? केवल हमारी सरफेस लेयर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहती हैं। Thus, diffusion is insufficient to deliver oxygen to all the parts of the multicellular organisms like human. It has been estimated that a period of 3 years would be needed to carry a molecule of O2 from our lungs to get to our toes. 3 साल लग जाएंगे बच्चों लंग से ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ले जाने में अपने टोस तक। तो इफ डिफ्यूजन वर टू मूव O2 इन अवर बॉडी, इस वजह से डिफ्यूजन बिल्कुल इनसफिशिएंट प्रोसेस है। अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर फ्रेमिंग बिल्कुल इसी तरह करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक? हमारे स्टमक में एसिड का क्या रोल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों। ठीक है, हमारे स्टमक में जो इनर लाइनिंग है वो सीक्रीट करती है गैस्ट्रिक जूस, जिसके अंदर प्रेजेंट रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एसिड जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे पहले तो जो खाना हमारे अंदर आता है अगर उसमें कोई भी जर्म पार्टिकल एसोसिएटेड है तो उसको किल करता है, पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये कि वो एक डाइजेस्टिव एंजाइम जिसका नाम होता है पेप्सिनोजन, ठीक है, जो इनएक्टिव रहती है उसको एक्टिवेट कराता है। क्यों? क्योंकि पेप्सिनोजन को चाहिए एसिडिक एनवायरनमेंट जो कि उसको HCl प्रोवाइड करता है और वो हो जाती है एक्टिव, और एक्टिव होके वो किस में कन्वर्ट होती है?
पेप्सिन में, और ये पेप्सिन फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करके अमाइनो एसिड्स बनाता है। तो HCl के दो रोल हैं, पहला पैथोजन को या जर्म पार्टिकल को किल करना, और दूसरा पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करके प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। अब इसको लिखोगे कैसे? द एसिड दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेटेड इनसाइड द स्टमक मेक्स द मीडियम एसिडिक विच इज नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। किसके लिए ज़रूरी है? पेप्सिन एंजाइम के लिए। और उसके बाद अगर आपने ये रिएक्शन लिख दिया तो हो गया सोने पे सुहागा। पेप्सिनोजन गेट्स एक्टिवेटेड with the help of HCl and converted into पेप्सिन। फिर ये पेप्सिन बच्चों क्या करेगा? प्रोटीन पे एक्ट करेगा और प्रोटीन को कर देगा डाइजेस्ट इनटू सिंपल अमाइनो एसिड्स। क्लियर? तो आपका जो HCl है वो हो गया एक्टिव, आपका HCl ने कर दिया पेप्सिनोजन को एक्टिव और प्रोटीन को कर दिया पेप्सिन ने डाइजेस्ट, किसमें? अमाइनो एसिड्स में। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन? ठीक है, क्या एडवांटेज होता है किसके ऊपर? एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स का। किसमें? ऑक्सीजन लेने में, रेस्पिरेशन के लिए। ऑब्वियसली भाई हमारा जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले रहा है, और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21%, बहुत ज़्यादा। और वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व फॉर्म में रहता है, तो एटमॉस्फेयर के कंटेक्स्ट में वाटर में ऑक्सीजन होता है कम। तो ये एक एडवांटेज है। तो इसको आप लिखोगे कैसे? एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज फिशेस ऑब्टेन ऑक्सीजन for respiration which is dissolved in water. The amount of oxygen dissolved in water is very low. On the other hand, the terrestrial organism take oxygen directly from the एयर। जैसे कि मैंने बताया, एयर से डायरेक्टली लेगा तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकता है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन वाटर में कम है, तो इस वजह से एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिशेस उनको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंपेयर द फंक्शनिंग ऑफ एल्वियोला इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग। ठीक है, हम लोग दो स्ट्रक्चर्स के बारे में हमेशा डिस्कस करते हैं। जब मैंने आपको लाइफ प्रोसेस पढ़ाया था, क्लास में भी पढ़ाया, जो हम पहले ऑनलाइन सेशन भी ले चुके हैं बच्चों, कि लंग्स में जो मेन फंक्शनल यूनिट होता है वो कौन सा होता है? एल्वियोलाई होता है। और हमारी किडनी में जो मेन फंक्शन होता है, फंक्शनल यूनिट होता है, वो क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। ठीक है, इन दोनों के फंक्शंस को थोड़ा सा कंपेयर करना है हमें कि इन दोनों में हमें क्या स्ट्रक्चर वाइज, क्या फंक्शनिंग वाइज, क्या कंपैरिजन आप कर सकते हो। एल्वियोलाई बेसिकली क्या करता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है लंग्स के अंदर। ऑक्सीजन और O2 का जो मेन एक्सचेंज होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो किसके थ्रू होता है? एल्वियोलाई के थ्रू होता है। नेफ्रॉन आपका वो फंक्शनल यूनिट है किडनी के अंदर जो यूरिन फॉर्मेशन करता है। किडनी का मेन काम क्या है? यूरिन बनाना और बॉडी से यूरिन को रिमूव करना। यूरिन में होता क्या है? यूरिया, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो वो यूरिया बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करता है? नेफ्रॉन करता है, उसको यूरिन में कन्वर्ट करके। तो इस आंसर को आप लिखोगे कैसे? देखिए, बोथ एल्वियोला इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनी possess नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। दोनों के आसपास नेटवर्क किसका रहता है? ब्लड कैपिलरीज का, ये हमने पढ़ा हुआ है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन एल्वियोलाई वेयर इम्प्योर ब्लड से मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज प्यूरिफाइड टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिमिलरली नेफ्रॉन्स प्यूरिफाई द ब्लड बाय फिल्टरिंग आउट इट्स वेस्ट प्रोडक्ट। जैसे आपका जो एल्वियोलाई है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है, सिमिलरली आपका जो नेफ्रॉन किडनी में है वो वेस्ट ब्लड को, मीन्स द ब्लड दैट कंटेन्स यूरिया, उसको प्यूरिफाई करता है। और स्ट्रक्चरली अगर हम देखें कि दोनों के आसपास किसका नेटवर्क प्रेजेंट है? ब्लड कैपिलरीज का। तो आप इस तरीके से इसका आंसर फ्रेम करेंगे और आपको मिलेंगे पूरे मार्क्स। तो जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाई इज स्मॉल इंटेस्टाइन इन हर्बीवोर्स लॉन्गर देन
इन कार्निवोर्स। ठीक है भाई, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है किसमें, हर्बीवोर्स में। जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं उनमें लॉन्गर क्यों होता है कार्निवोर्स से? भाई इसका रीज़न ये है कि जो हर्बीवोर्स है वो ग्रास खाते हैं, ग्रास में होता है सेल्यूलोज, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए लगता है टाइम। ठीक है, कार्निवोर्स मीट ईटर्स हैं, उनकी डाइट में सेल्यूलोज का कंटेंट नहीं है, इसलिए उनका स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है। अब इसको लिखोगे कैसे, हर्बीवोर्स ईट प्लांट मैटर विच इज रिच इन सेल्यूलोज, द लेटर टेक्स लॉन्गर टाइम फॉर कंप्लीट डाइजेशन बाय द एंजाइम प्रेजेंट इन digestion by the enzyme. Therefore, they have longer small intestine. Carnivores, on the other hand, feed on flesh and do not contain cellulose. Therefore, they have shorter intestine and have the small इंटेस्टाइन फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। क्योंकि उनके खाने में क्या नहीं है दोस्तों, उनके खाने में सेल्यूलोज नहीं है, और जो हर्बीवोर्स है उनके खाने में क्या प्रेजेंट है, सेल्यूलोज प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आपको इस आंसर को फ्रेम करना है। ठीक है, और आपको जो कीवर्ड्स होते हैं वो ज़रूर से लिखने हैं। कीवर्ड्स के बिना कोई आंसर, अगर आप इतनी बड़ी कहानी भी लिख दोगे तो आपको मार्क्स बेटा नहीं मिलेंगे। तो इसमें जो सेल्यूलोज है वो हर जगह मेंशन करना है, आपको स्मॉल इंटेस्टाइन हर जगह मेंशन करना है, ये आपके प्लांट ईटर्स होते हैं ये बताना है, ये आपके मीट ईटर्स होते हैं ये बताना है। ये सारे कीवर्ड्स यूज़ करके इस आंसर को आप फ्रेम करोगे। तो जल्दी से कर लो और जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? फैट के इमल्सिफिकेशन का क्या सिग्निफिकेंस है हमारी बॉडी में, राइट? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट सबसे पहले तो कौन करता है, बाइल करता है। कौन करता है, बाइल। भाई ये बाइल कौन सीक्रेट करता है, बाइल सीक्रेट करता है लिवर, और ये जाके गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब ये गॉल ब्लैडर से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जब वो फैट के मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो होते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल, जिनको डाइजेस्ट करना बड़ा कठिन होता है। जिस दिन हम बहुत ऑयली खा लेते हैं, हम बहुत फैटी खा लेते हैं, उस दिन हमें पेट बड़ा भारी भारी सा लगता है, इसलिए क्योंकि वो डाइजेशन होने में टाइम लगाता है बेटा। तो उसके डाइजेशन को ईजी करने का काम हमारा बाइल करता है। बाइल क्या करेगा, बाइल करेगा जो आपके फैट के बिग साइज के मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉलर साइज पार्टिकल्स में, स्मॉलर साइज ग्लोब्यूल्स में ब्रेक कर देता है। दिस मैकेनिज्म ऑफ बाइल ऑन द फैट इज नोन एज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अगर कोई चीज़ हम टुकड़ों में तोड़ दें तो फिर वो ईजिली क्या हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी, है ना। तो ये ईजिली डाइजेस्ट कराने का काम हमारा कौन कर रहा है, बाइल कर रहा है। अब इसको आप लिखोगे कैसे, emulsification of fat means conversion of large molecules of fat into smaller globules by the help of bile. These small globules can effectively digested by fat digestive enzyme lipase. अब जब ये small molecules में break हो जाएंगे तब इसके ऊपर कौन एक्ट करेगा, तब उसके ऊपर एक्ट करेगी लाइपेज एंजाइम, जो कि फैट को डाइजेस्ट करती है और इसको कन्वर्ट कर देगी फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से फैट आपका लाइपेज की हेल्प से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा। क्लियर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनल? एलिमेंट्री कैनल में कौन सा मूवमेंट होता है जिसकी वजह से फूड मूव करता है? हमें पता है हमने खाना खाया, कैसे खाया, बकल कैविटी से, मतलब माउथ से, वो गया हमारे फैरिंग्स में, फैरिंग से खाना जाता है ईसोफेगस में। ईसोफेगस एक मस्क्यूलर ट्यूब है, उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, एक वेव लाइक मूवमेंट होता है। ये जो वेव लाइक मूवमेंट होता है बच्चों, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है इस फूड को पुश करता है टुवर्ड्स द स्टमक। ठीक है, इस तरीके से हमारा पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू खाना धीरे 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 स्टमक की तरफ बढ़ता है। तो इसको आप लिखोगे कैसे, द वॉल ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट कंटेन्स मसल लेयर्स, rhythmic contraction and relaxation of these muscles
that is known as peristalsis, causes movement of food inside the alimentary canal. आपको peristalsis कीवर्ड यूज करना बहुत ज़रूरी है. केवल अगर आप कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन लिखते हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों. उस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मूवमेंट को बोलते क्या हैं वो लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, राइट. तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डू द गार्ड सेल्स रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स. गार्ड सेल्स कैसे रेगुलेट करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग किसकी, स्टोमेटा की. स्टोमेटा क्या है, स्मॉल माइन्यूट पोर्स हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीफ. कभी ये ओपन है कभी ये क्लोज है. इसको ओपन और क्लोज कौन करता है, गार्ड सेल्स करते हैं. गार्ड सेल्स क्यों करते हैं, होता क्या है, जब गार्ड सेल्स किडनी शेप के सेल्स होते हैं गार्ड सेल्स, ठीक है. जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर मूव करता है, ठीक है, क्या मूव करता है, वाटर, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस. एंडोऑस्मोसिस जैसे ही गार्ड सेल्स के अंदर होता है तो गार्ड सेल्स हो जाते हैं टर्जिड, ठीक है, स्वेल हो जाते हैं. तो स्टोमेटल पोर गेट्स ओपनड अप. जब गार्ड सेल से पानी बाहर मूव करता है, आउटवर्ड मूव करता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस. एक्सोऑस्मोसिस होगा तो गार्ड सेल्स क्या हो जाएंगी, फ्लैसिड यानी श्रिंक हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी. तो स्टोमेटल पोर क्या हो जाएगा, क्लोज. तो जो गार्ड सेल में प्रोसेस हो रहा है एंडोऑस्मोसिस का और एक्सोऑस्मोसिस का, वही प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर. अब इसको लिखोगे कैसे, इसकी फ्रेमिंग करोगे. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय द गेन और लॉस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ देयर गार्ड सेल्स. When guard cells absorb water from surrounding cells, they swell up and become turgid. As a result, their thicker inner wall move outward, creating a pore in between. When the guard cell lose water to the surrounding cell, they become flaccid. As a result, their inner thicker wall move inward and close to the stomatal opening. तो इस तरीके से आप आंसर फ्रेम करोगे और इसके साथ अगर आपने ओपन और क्लोज स्टोमेटा का डायग्राम बना दिया तो आपके आंसर में मार्क्स फुल, ठीक है. तो ये है आपका आंसर, जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट. Now next, differentiate between an autotroph and heterotroph. ऑटोट्रॉफ हेट्रोट्रॉफ कब से पढ़ते आ रहे हो, 8th क्लास से. ऑटोट्रॉफ क्या होता है, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं जैसे कि हमारे प्लांट्स. हेट्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स जो खाना दूसरों से लेते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है. उसके बाद ये जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं इनको क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है अपना खाना बनाने के लिए, सनलाइट की ज़रूरत होती है. हेट्रोट्रॉफ का ऐसा कोई भी क्या पिगमेंट की ज़रूरत या सनलाइट की ज़रूरत नहीं है. जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स रहते हैं वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं अपनी केमिकल एनर्जी में, लेकिन जो हमारे हेट्रोट्रॉफ रहते हैं वो सिक्वेंशियल स्टेप्स के थ्रू अपने फूड को यूटिलाइज करते हैं, लाइक इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है. हमारे जो ऑटोट्रॉप्स रहते हैं उनको अगर हम कैटेगराइज करें तो दे कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स. और जो हमारे हेट्रोट्रॉप्स रहते हैं उनको हम कैटेगराइज करें तो वो होते हैं हमारे होलोजोइक, पैरासाइट्स एंड सेप्रोफाइट्स में. तो इस तरीके से जब भी डिफरेंशिएट बिटवीन पूछा जाए या डिफरेंस बिटवीन पूछा जाए या कंपेयर बिटवीन पूछा जाए तो बच्चों टैब्यूलर फॉर्म में ही आंसर देना होता है. आप एक अच्छा सा टेबल बनाएं, कॉलम बनाएं और उसको पॉइंट वाइज डिफरेंसेस को शो करें तो आपके नंबर बिल्कुल फुल रहते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से आपको डिफरेंस बताना है. नाउ नेक्स्ट है नेम द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 10, द प्रोसेस इन प्लांट्स दैट लिंक्स लाइट एनर्जी विद केमिकल एनर्जी. कौन सा प्रोसेस है जो लिंक करता है लाइट एनर्जी को किसके साथ, केमिकल एनर्जी के साथ. ऑफ कोर्स अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज फोटोसिंथेसिस. ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. कौन अपना खाना कौन बनाता है, खुद बनाता है, ग्रीन प्लांट्स. कौन बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स, और उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स, राइट. द सेल ऑर्गेनल वेयर फोटोसिंथेसिस अकर्स. अब लीव्स नहीं लिखोगे, अब 8th वाला आंसर नहीं चलेगा, हमने लीफ के अंदर भी पढ़ लिया है कि कहाँ होता है लीफ में, क्लोरोप्लास्ट में. तो अब आपका आंसर हो जाएगा चेंज. अब आपका क्या आंसर होगा, क्लोरोप्लास्ट. क्लियर. सेल्स दैट सराउंड अ स्टोमेटल पोर अभी पढ़ा, जिसमें पानी अंदर जाता है पानी बाहर आता है. जो स्टोमेटल पोर के आसपास किडनी शेप का सेल रहता है कौन सा होता है,
गार्ड सेल्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेट्रोट्रॉफ, जैसे कि हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम डिपेंड करते हैं प्लांट या एनिमल सोर्सेस पे। An enzyme secreted from gastric gland in stomach that acts on protein, जो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, कौन सा एंजाइम पढ़ा, पेप्सिनोजन। अब हम देख लेते हैं कि हमने सारे आंसर सही बोले कि नहीं। फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, वेरी गुड। सेकेंड ऑटोट्रॉप्स, थर्ड इज क्लोरोप्लास्ट, नेक्स्ट इज गार्ड सेल्स, हेट्रोट्रॉप्स एंड पेप्सिन एंजाइम। आप लोग ने भी यही आंसर्स लिखे होंगे और यही आंसर्स मार्क किए होंगे। अगर कुछ भी गलत मार्क किया है तो आंसर्स आप लोग एक बार देख लें, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। व्हाई इज ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट कॉल्ड डबल सर्कुलेशन? जो ह्यूमन हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? हमें पता है ह्यूमन हार्ट कितना चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड, है ना। अब हमें पता है जब ब्लड फ्लो करता है हार्ट के अंदर तो हार्ट से ब्लड 2 बार पास करता है। कितनी बार? 2 बार। एक बार ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में गया, ये ब्लड वापस लंग्स में जाता है, लंग्स से फिर वापस हार्ट में आता है। तो हार्ट में कितनी बार आया? 2 बार आया। और हार्ट से बॉडी में कितनी बार गया? 1 बार गया। That's why our circulation inside our body is known as double circulation, because the blood travels twice inside our heart and flows once in a body. That is why the circulation is known as डबल सर्कुलेशन। इस सर्कुलेशन को 2 तरीके से समझाया जाता है। एक होता है सिस्टमिक सर्किट, एक होता है पल्मोनरी सर्किट। पल्मोनरी जहाँ लग जाए समझ जाओ लंग्स का इन्वॉल्वमेंट है बच्चों। पल्मोनरी से मतलब है जब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए और ऑक्सीजनेटेड होकर वापस हार्ट में आता है तो उस सर्किट को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट। सिस्टमिक का मतलब जहाँ पर भी सिस्टमिक वर्ड आए वहाँ बॉडी इन्वॉल्व होती है। जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होता है और बॉडी से फिर से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में जाता है तो उस सर्किट को बोलते हैं हम सिस्टमिक सर्किट। लिखोगे कैसे? ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन बिकॉज द ब्लड passes through the heart twice in order to complete one cycle of the body, that is through the right side of the heart as deoxygenated blood and through left side of the heart as oxygenated blood. उसके बाद आप 2 steps और ऐड कर दोगे। It occurs in 2 pathways. First is known as pulmonary pathway, जो कि मैंने आपको क्लास में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, and second one is known as systemic pathway. ठीक है, तो आपके 2 पाथ जैसे मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। पल्मोनरी में आप लंग्स वाला पाथवे एक्सप्लेन करोगे कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट लंग्स में गया और वापस लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होके हार्ट में आया। सिस्टमिक में आप बताओगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के थ्रू बॉडी में गया और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ आया? आपके हार्ट में आया। तो दैट पाथवे इज नोन एज सिस्टमिक पाथवे और सिस्टमिक सर्किट। क्लियर? इस वजह से इस तरीके से आपका ये आंसर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी आप लोग। मेंशन द मेजर इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स बताओ। कितनी बार अभी मैंने टेस्ट में पूछ लिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर बार ये अपग्रेड होता जा रहा है। अब ये 11th में जब बच्चों आप पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस तो इसका पूरा एक चैप्टर ही बन जाएगा, है ना। हमने 8th में बड़ा छोटी सी एक डेफिनेशन पढ़ी, फिर हमने 9th में उसमें एक इक्वेशन और ऐड कर दी, अब 10th में हमने उसके अलग अलग स्टेप्स पढ़ लिए। अब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे कब? जब हम 11th में बायोलॉजी लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपको क्या बताना है कि कौन कौन से मेजर इवेंट्स होते हैं। सबसे पहली स्टेप, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करता है, कौन ट्रैप करता है? आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन सा होता है? वो क्लोरोफिल, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट में। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस का मतलब जैसे ही लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होगा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वापस चला जाता है एटमॉस्फेयर में, बच जाता है बच्चों केवल हाइड्रोजन, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड जनरेशन ऑफ एसिमिलेटरी पार्ट्स। एसिमिलेटरी पार्ट्स जैसे NADPH, इसका जनरेशन होता है और लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। अब जो हाइड्रोजन बचा है वो करेगा क्या? वो रिडक्शन रिएक्शन करेगा किसके साथ?
CO2 के साथ, और क्या बना देगा, कार्बोहाइड्रेट्स, जो आपका क्या है, फूड है फॉर द प्लांट, और वो स्टार्च फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर्ड रहता है। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स या दीज आर द डिफरेंट इवेंट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इस तरीके से आपको भी स्टेप वाइज ही आंसर फ्रेम करना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। व्हाई डज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्ज सरफेस एरिया कौन प्रोवाइड करता है? मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिसको हम बोलते हैं विलाय। क्या बोलते हैं? विलाय। उस विलाय में सप्लाई रहती है आपकी ब्लड वेसल्स, ठीक है। जैसे ही आपका डाइजेस्टेड फूड विलाय के पास एब्जॉर्ब होता है, वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आ जाता है? ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में, यानी कि ब्लड के कांटेक्ट में, और ब्लड से पूरी बॉडी में हो जाता है डिस्ट्रीब्यूट। इन सरफेस, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में आपके लिम्फ वेसल्स भी रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं लैक्टिएल्स, और वो करते हैं फैट का एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लिखोगे कैसे? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड अकर्स मेनली इन स्मॉल इंटेस्टाइन बिकॉज digestion of food is completed only in small intestine. Finger-like projections villi in the wall of small intestine provide large surface area for main absorption. Villi of small intestine are richly supplied with blood vessels for carrying the absorbed food to the different parts of the body. मतलब आपको बताना है कि विलाई से लार्ज सरफेस एरिया मिलता है, डाइजेशन आपका कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और फिर एब्जॉर्प्शन वहीं स्टार्ट होता है, और जो आपका विलाय रहता है उसमें ब्लड वेसल्स रिचली सप्लाइड रहते हैं। तो इस तरीके से इन 3 स्टेप्स में आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। चलिए, Why do veins have thin walls as compared to arteries? वेन्स के पास थिन वॉल्स क्यों हैं, आर्टरीज के पास थिक वॉल्स क्यों हैं? ये रीज़न भी हमने बहुत बार क्लास में डिस्कस किया है, एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ। आर्टरीज को बहुत ही जर्क के साथ पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना होता है। हार्ट उसको एक इतना जर्क से, प्रेशर से क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में डालता है, और उस प्रेशर को बियर करने के लिए आर्टरीज के पास थिक वॉल दी गई है। वेन्स को इतना प्रेशर बेयर करना ही नहीं है, क्योंकि उसको सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बड़े आराम से हार्ट तक पहुंचाना है। इस वजह से वेन्स में होती है थिन वॉल्स और आर्टरीज में होती हैं थिक वॉल्स, ठीक है। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस बॉडी पार्ट्स। द फ्लो ऑफ ब्लड इज फास्ट एंड जर्की अंडर प्रेशर, therefore arteries have thick elastic walls. Veins collect blood from various body parts and bring to the heart. They have valves, so flow of blood is smooth under no pressure. That is why the veins have thin walls and allow smooth flow of blood towards the heart. ठीक है, इस तरीके से आप करोगे आंसर को फ्रेम। क्लियर बच्चों? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच इनहेलेशन अकर्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इनहेलेशन जब करता है ह्यूमन बींग्स में, इनहेलेशन होता है मतलब जब ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट चेंजेस आते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे मूव करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। The process of inhalation during breathing in human beings involve the following events. The process begins when the diaphragm and muscles attached to the ribs contract. जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे रिब्स के नीचे एक मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम, वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, और नीचे जाता है। नीचे जाता है तो हमारी चेस्ट कैविटी, हमारी लंग कैविटी हो जाती है एक्सपैंड, और उसके अंदर हो जाता है एयर प्रेशर कम। क्या हो जाता है? एयर प्रेशर कम। दिस एक्शन एक्सपेंड द थोरैसिक कैविटी, सो इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज। उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। द एयर प्रेशर क्या हो जाएगा उसके अंदर? अब कोई चीज़ बड़ी हो गई तो प्रेशर उसमें क्या हो गया? लो हो गया, तो प्रेशर गेट्स रिड्यूस्ड। एयर एंटर्स, अब हाई प्रेशर से जो ऑक्सीजन आ रही है वो हाई से लो प्रेशर में इजीली क्या कर जाएगी? एंटर कर जाएगी। तो एयर एंटर्स द लंग्स इन्फ्लेटिंग द एल्वियोलाई। इस तरीके से वो एल्वियोलाई में
एंटर कर जाती है। तो आपको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप की डायफ्राम के साथ क्या हुआ, कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने से आपकी थोरैसिक कैविटी एक्सपेंड हो गई, उससे लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया तो एयर प्रेशर हो गया कम, एयर प्रेशर अंदर कम है तो हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर पे ऑक्सीजन ईजिली मूव कर गई और ऑक्सीजन पहुंच गई हमारी एल्वियोलाई में। तो दिस इज हाउ इनहेलेशन अकर्स इन ह्यूमन बीइंग्स। क्लियर? अब है हमारा नेम द फॉलोइंग, नेम अ वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक ऐसी वेन जो एक्सेप्शनल वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, कौन सी है? पल्मोनरी वेन, याद रखिएगा। नेम एन आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक एक्सेप्शनल आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है बच्चों। Why is left ventricle of heart is thicker than right ventricle? इसका भी पीछे वही रीज़न है। क्यों है भाई? लेफ्ट वेंट्रिकल थिक इसलिए है क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को पुश करना होता है इन द एओर्टा, जिससे कि एओर्टा से ब्लड पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो। तो उस प्रेशर को लगाने के लिए वॉल भी तो तगड़ी चाहिए, इसलिए कैसी वॉल होती है? थिक वॉल होती है। ठीक है। और राइट ऑरिकल में ऐसा कोई काम है नहीं, इस वजह से राइट वेंट्रिकल की वॉल होती है थिन और लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल होती है थिक। ठीक। अब है व्हाट आर स्टोमेटा एंड लेंटिसेल। स्टोमेटा क्या होता है? स्मॉल टाइनी अपर्चर्स जो आपके किस पे प्रेजेंट होते हैं? लीफ पे प्रेजेंट होते हैं और एक्सचेंज ऑफ गैसेस और ट्रांसपिरेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। और उसको गार्ड कौन करता है? उसको गार्ड करता है किडनी शेप सेल्स, जिसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। लेंटिसेल्स ओपनिंग है जो आपके वुडी स्टेम्स में रहती है। वुडी स्टेम्स कैसे रिस्पायर करेंगे भाई? वहाँ स्टोमेटा तो होता नहीं है, उनके अंदर माइन्यूट पोर्स होते हैं, माइन्यूट ओपनिंग्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं लेंटिसेल्स। क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स, जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है। ये लूजली अरेंज लिविंग सेल्स होते हैं जिनमें न्यूमरस इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? जो आपके स्टोमेटा है वो ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, लेकिन लेंटिसेल इज ऑलवेज इन ओपन सिचुएशन या ओपन कंडीशन, ये कभी भी क्लोज नहीं होते। क्लियर? तो ये स्टोमेटा हो गया जो लीव्स में प्रेजेंट है, और लेंटिसेल्स हो गए जो कि आपके वुडी स्टेम्स में रेस्पिरेशन के लिए प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिफाइन एक्सक्रीशन, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। एक्सक्रीशन क्या है? द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन इज नोन एज एक्सक्रीशन। ठीक है, जब यूरिन के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से रिमूव आउट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। अब मैकेनिज्म यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। यूरिन फॉर्मेशन करता है नेफ्रॉन 3 स्टेप्स में। कितने स्टेप्स में? 3 स्टेप्स में। सबसे पहला स्टेप होता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सेकेंड स्टेप जो होता है दैट इज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड स्टेप जो होता है दैट इज ट्यूब्यूलर सीक्रीशन। ये 3 स्टेप आपके नेफ्रॉन के अंदर होते हैं और इन तीनों स्टेप से आपका फाइनल यूरिन बन जाता है और पहुंच जाता है कहाँ? यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होने के लिए। होता क्या है अल्ट्राफिल्ट्रेशन में? आपका जो इम्प्योर ब्लड है वो ग्लोमेरुलस के थ्रू आया, मतलब आपके जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है उसके थ्रू आया और फिल्टर हो गया हाई प्रेशर से। फिल्टर होगा तो ब्लड की सेल्स लार्ज साइज की हैं तो ऊपर रुक जाएंगी। लिक्विड पोर्शन ऑफ द ब्लड आपका फिल्टर होके कहाँ जाएगा? नीचे बोमेन्स कैप्सूल में आ जाएगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब जो प्लाज्मा नीचे आया बच्चों, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया तो है ही, साथ में हमारा यूजफुल मटेरियल भी है, ग्लूकोज भी है, अमाइनो एसिड्स भी हैं, सॉल्ट्स भी हैं। हमें तो यूजफुल मटेरियल को अपनी बॉडी में ही रखना है, हम बाहर क्यों निकालें? तो उस यूजफुल मटेरियल को वापस से सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब कर लेती हैं हमारी ब्लड कैपिलरीज जो नेफ्रॉन के आसपास लिपटी हुई रहती हैं। ठीक है, वहां से आपका यूजफुल सब्सटेंस सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी बचता है आपका हार्मफुल सब्सटेंस, ब्लड एक्सेट्रा, वो आगे की तरफ मूव करता है। अब होता क्या है, जो आपके कैपिलरीज में हार्मफुल मटेरियल्स है, लाइक आपका कुछ आपने मेडिसिन लिए उसका कुछ पार्ट, या आपका थोड़ा सॉल्ट पार्ट, या आपका कुछ भी केराटिन या एक्स्ट्रा जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में प्रोड्यूस हुआ है, वो सारा सीक्रीट हो जाता है इन द रीनल ट्यूब्यूल, और वो जाके फाइनली यूरिया के साथ बनाता है क्या?
बनाता है यूरिन, जो कि जाके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में कलेक्ट होता है, वहां से यूरेटर में जाता है और यूरेटर से पहुंच जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। तो excretion can be defined as the process of removal of nitrogenous waste product by metabolic activity of the cell. In human, urea is the major nitrogenous waste. Uric acid and creatinine is also expelled in the process of excretion. Mechanism of urine formation occurs in 3 steps, 3 steps में. First, glomerular filtrate, जिसको हमने ultrafiltration बोला. The water, minerals, ions and solutes are diffused out of the blood and move into the Bowman's capsule. Second, tubular reabsorption, जिसको हमने बोला selective reabsorption. The necessary substances such as water, glucose, amino acids, vitamins, minerals and the filtrate are reabsorbed by the tubules of nephron. The loop of the Hanels regulate the water reabsorption. Third step, tubular secretion, जिसमें different ions, keratin and excessive water are secreted out from the tubule into the filtrate. Filtrate में आ जाते हैं. Such a filtrate is called as urine. और वो filtrate क्या कहलाता है? यूरिन कहलाता है. आपको ये तीनों स्टेप समझाने हैं. और अगर ये क्वेश्चन 5 या 4 मार्क की कैटेगरी में है बच्चों, तो नेफ्रॉन के डायग्राम के साथ ही आप इसको एक्सप्लेन करेंगे. 3 नंबर में है तो ये 3 स्टेप से काम चल जाएगा. क्लियर, समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. पहले कि एक्सक्रीशन किसे कहते हैं, कैसे डिफाइन करोगे. नेक्स्ट, ये तीनों स्टेप्स जो यूरिन फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके थ्रू यूरिन बनती है आपकी बॉडी में. अब आ जाते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हम लोग अब करने वाले हैं. आप लोग भी आंसर देते जाइए साथ साथ में. आप लोगों के अभी तक तो बहुत अच्छे से सारे कंसेप्ट्स दिमाग में बैठ चुके होंगे. पहला है, इन ह्यूमंस बाइल जूस इज सीक्रेटेड बाय. मैंने बताया बाइल जूस कौन सीक्रेट करता है? लिवर. कौन सीक्रेट करता है? द आंसर इज डी, दैट इज लिवर. सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीफली डाइजेस्टेड इन द स्टमक. स्टमक में HCl सीक्रेट होता है. HCl क्या करता है? पेप्सिनोजन को एक्टिव, और पेप्सिनोजन करती है प्रोटीन को डाइजेस्ट. तो आंसर इज ए. कौन डाइजेस्ट होगा स्टमक में? प्रोटीन. ठीक है. थर्ड, अ डाइजेस्टिव एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज इन द सलाइवा बिगिंस डाइजेशन ऑफ डी, कार्बोहाइड्रेट. सलाइवरी अमाइलेज किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट्स का. गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक्स प्लेस इफिशिएंटली इन. किसमें इफिशिएंटली डाइजेशन होता है? एसिडिक एनवायरनमेंट में. किसमें? एसिडिक एनवायरनमेंट, दैट इज ए. आंसर इज ए. नेक्स्ट, अ फुली मैच्योर ह्यूमन आरबीसी हैज नो न्यूक्लियस. जब आरबीसी मैच्योर हो जाता है उसमें न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाता है. तो आपके ऑप्शन है न्यूक्लियस, with nucleus, no nucleus, nucleus may or may not be present, none of the above. Answer is no nucleus. ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना. मैच्योरिटी के बाद आरबीसी से न्यूक्लियस गायब हो जाता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड बाय. एक ही वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, दैट इज पल्मोनरी वेन. आंसर इज ए. नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर इज. नॉर्मल ह्यूमन ब्लड प्रेशर कितना रहेगा बेटा? द वैल्यू इज 120/80 mmHg. ठीक है, आपकी वैल्यू जो नॉर्मल बीपी की रहती है एक इंडिविजुअल में, दैट इज 120/80 mmHg. ठीक है. द कलरलेस पार्ट ऑफ द ब्लड विच कंसिस्ट ऑफ ब्लड सेल्स एंड प्रोटीन. वो लिक्विड पार्ट जिसके अंदर प्रोटीन या ब्लड सेल्स होते हैं, दैट इज नोन एज प्लाज्मा. आंसर इज ए, दैट इज प्लाज्मा. नाइन्थ, व्हाट इज ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर क्या है? आंसर इज डी, द प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज ओनली. आर्टरीज के वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट करता है ब्लड फ्लो के थ्रू ब्लड, दैट इज नोन एज ब्लड प्रेशर. उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं. तो आंसर इज डी. All veins have deoxygenated bloods except pulmonary vein. बस एक pulmonary vein होती है जिसके पास होता है oxygenated blood. बाकी सारी veins आपका deoxygenated blood ही कैरी करती हैं. Next, deoxygenated blood from the heart, from the wall of heart is carried by. जो deoxygenated blood हार्ट की वॉल में कैरी रहता है, प्रेजेंट रहता है, उसको कौन कैरी करता है? कोरोनरी साइनस. आंसर इज ए, कोरोनरी साइनस.
द येलो कलर ऑफ द यूरिन ऑफ द वर्टिब्रेट्स इज ड्यू टू, जो यूरिन में येलो कलर आपको दिखता है वो किस वजह से रहता है? कोलेस्ट्रॉल की वजह से, यूरोक्रोम की वजह से, यूरिक एसिड की वजह से, मेलानिन की वजह से। बच्चों, इट इज ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। किसकी वजह से रहता है? यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से रहता है। द आंसर इज बी। आपका आंसर क्या है? बी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर? यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या? टेम्पररी वो क्या करके स्टोर करके रखता है? यूरिन स्टोर करके रखता है। तो आंसर क्या आएगा? स्टोर यूरिन। द आंसर इज बी। क्या आंसर है इसका? बी आंसर है। 14th, द बेसिक फंक्शनल यूनिट, अभी पढ़ा ह्यूमन किडनी का फंक्शनल यूनिट क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया है हेनल्स लूप, नेफ्रीडिया, रीनल पिरामिड, नेफ्रॉन। तो आंसर इज नेफ्रॉन। ठीक है, आपका आंसर आएगा बी। क्लियर? तो ये थे बच्चों आपके क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी आपका चैप्टर आने वाला है लाइफ प्रोसेस, उसमें से जिसकी अब हो गई होगी आपकी तैयारी। आप लोगों ने टिक मार्क कर लिए होंगे, आपने स्क्रीनशॉट्स ले लिए होंगे, आपके कंसेप्ट्स हो गए होंगे एकदम तैयार। अगर अभी भी कुछ डाउट्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में भेजिए, हम उसका आंसर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तब तक के लिए बाय बाय।